हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन मौर्य अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद राजन मौर्य पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बींग्स पे चर्चा कर रहे थे, यानी मनुष्यों में श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार से पूरी होती है, इस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हम लोग रेस्पायरेशन की प्रक्रिया को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया था, जिसमें पहला पार्ट था एक्सटर्नल रेस्पायरेशन यानी कि बाह्य श्वसन, और दूसरा भाग जो था वो था ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस यानी गैसों का हमारे शरीर के अंदर परिवहन, और जो तीसरा भाग था वो था इंटरनल रेस्पायरेशन यानी कि आंतरिक श्वसन। तो पहले 2 पॉइंट्स पे हम लोग काफ़ी अच्छे से चर्चा कर लिए थे। जो तीसरा पॉइंट हमारा था वो बचा रह गया था, जिसकी चर्चा हम लोग आज इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी करें और वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम लोग तीसरे पॉइंट पे बात करेंगे, यानी आज जो हमारा टॉपिक है वो रेस्पायरेशन के अंतर्गत तीसरा पॉइंट होगा आंतरिक श्वसन, जिसे हम अंतः श्वसन या इसे हम कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। अब कोशिकीय श्वसन क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे जितनी भी सारी प्रक्रियाएं आंतरिक श्वसन के अंतर्गत होंगी, ये सब की सब हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं कोशिकाओं को किन्हीं न किन्हीं भागों में पूरी होंगी। तो चूंकि सारी प्रक्रियाएं कोशिका के अंदर हो रही हैं, इसलिए हम इस प्रक्रिया को या इस श्वसन की प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से क्या होता है इसमें। तो अंतः श्वसन तीसरी टॉपिक थी हम लोग की, अंतः श्वसन यानी कि इंटरनल रेस्पायरेशन। इसको हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, कोशिकीय श्वसन। तो इस कोशिकीय श्वसन की पूरी प्रक्रिया को हम लोग 2 भागों में पहले डिवाइड कर दिए। पहला भाग जो है वो है ऑक्सी श्वसन। इस ऑक्सी श्वसन को हम लोग क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सी श्वसन मतलब इसको हम लोग क्रेब्स साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्रेब्स साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इस साइकिल यानी ऑक्सी श्वसन की जो पूरी टॉपिक थी, इसके बारे में बेहतर तरीके से डिस्क्रिप्शन जो है वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट हैंस क्रेब्स ने दिया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे जो है हम लोग इस साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। इस साइकिल में होता क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन उपस्थित होगा जिस प्रक्रिया में, यानी वह श्वसन की प्रक्रिया जहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है उसे हम लोग ऑक्सी श्वसन कहते हैं। दूसरा भाग अगर हम अनाक्षी श्वसन में देख ले, इधर अनाक्षी श्वसन को जो है क्या है, दूसरा नाम और है ग्लाइकोलिसिस साइकिल, यानी अनाक्षी श्वसन को ग्लाइकोलिसिस साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। और यह ग्लाइकोलिसिस साइकिल की जो खोज थी, यानी इसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया था, वर्णन किया था, वो 2 वैज्ञानिकों ने मिल करके किया था, मेयर हाफ तथा पार्सन ने। क्लियर है? तो ऑक्सी श्वसन में देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, लेकिन अनऑक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, यानी पे यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अब्सेंट होता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे ऑक्सी श्वसन में कि यह प्रक्रिया कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया। यह जो पूरी प्रक्रिया होती है यह कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भाग में पूरी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया से पहले सबसे पहले आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि बेसिकली कोशिका के बारे में। तो मैंने यहाँ पे कोशिका के बारे में थोड़ा सा बेसिकली डायग्राम बनाया है। इस कोशिका में, यह कोशिका जो है हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, हर प्रत्येक कोशिका का अलग अलग कार्य होता है। तो उसमें से मैंने एक कोशिका दिखाया है, और कोशिका का ये है केंद्रक है, यानी जिसे हम लोग नाभिक कहते हैं। इसमें जो लिक्विड पार्ट है, यानी जो सबसे ज़्यादा भाग होता है, उसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं, इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। और भी कई इसमें बेसिक जैसे राइबोसोम होते हैं, लाइसोसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें और भी कई प्रकार के बेसिक्स उपस्थित होते हैं। तो हम लोग उनमें से कुछ महत्वपूर्ण बेसिक्स को कलेक्ट कर लिए हैं। तो इसमें से हमको 2 चीज़ के बारे में ज़्यादा जानना है। जो पहला है साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, यह कोशिका के अंदर सर्वाधिक भाग यानी सबसे ज़्यादा हिस्से में उपस्थित होता है। और जो दूसरा हमको जानना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आइए इन्हीं दोनों को हमको दिमाग में रखना। कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के अंदर उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया है वह हमारे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ अनाक्षी श्वसन को देखेंगे तो जो यह अनाक्षी श्वसन की प्रक्रिया है यह हमारे शरीर के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है, यानी कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में पूरी होती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए कि ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है, यानी ग्लूकोज का कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है। कहाँ पे? इन द ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन को इंग्लिश में एरोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पायरेशन।
एरोबिक रेस्पायरेशन, AEROBIC, एरोबिक रेस्पायरेशन। और जो अनाक्षी श्वसन होता है इसे इंग्लिश में एनएरोबिक रेस्पायरेशन बोलते हैं, एनएरोबिक रेस्पायरेशन। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पायरेशन में ग्लूकोज का कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है, जबकि अनाक्षी श्वसन यानी एनएरोबिक रेस्पायरेशन में ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है, यानी पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है। ग्लूकोज पूरी तरह से विघटित यानी जलता नहीं है। जलने का क्या उद्देश्य है? जलेगा तभी तो एनर्जी का निर्माण करेगा। और रेस्पायरेशन की टॉपिक का यानी रेस्पायरेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही होता है कि एनर्जी का निर्माण करना, एनर्जी का प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पे है, एक ग्लूकोज 2 पायरुविक अम्ल। अभी मैंने बताया कि ग्लूकोज का पार्शियल डिकम्पोजिशन होता है, तो जो ग्लूकोज होता है अनाक्षी श्वसन में वह कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पायरुविक अम्ल में। और एक ग्लूकोज अणु यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज अणु 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण करेगा, उसके साथ साथ 2 एटीपी एनर्जी का भी निर्माण करता है, यानी 2 एटीपी एनर्जी इज आल्सो मैन्युफैक्चर्ड। कहाँ पे? इन द एनएरोबिक रेस्पायरेशन। ये एटीपी क्या है? यह एक प्रकार की ऊर्जा मापने की इकाई है। इसका फुल फॉर्म होता है एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट, कहीं कहीं पे एडिनोसाइन भी लिखा होगा, तो एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, आइए इधर देखते हैं अक्षीय श्वसन में किस प्रकार से ग्लूकोज का पूर्ण विघटन होता है। तो यह ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, कहाँ पे यह प्रक्रिया होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, और ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देगा कौन? ऑक्सीजन। और क्या बनाएगा? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ साथ H2O यानी कि वाटर, उसके साथ साथ 36 एटीपी एनर्जी का निर्माण होगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीय श्वसन की प्रक्रिया है वहाँ पे एनर्जी का निर्माण ज़्यादा हो रहा है, यानी यह हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह जो ग्लूकोज 2 पायरुविक एसिड निर्माण करता है, यह पायरुविक अम्ल जब ऑक्सीय श्वसन में डिकम्पोज नहीं हो पाता है तो यह यहाँ से वापस चला जाता है ऑक्सीय श्वसन में, और ऑक्सीय श्वसन में जा करके पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाता है। और ध्यान देना है कि एक पायरुविक अम्ल के विघटन से यानी डिकम्पोजिशन से 18 एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है। एक पायरुविक अम्ल के विघटन से 18 यानी 18 एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है। तो चूंकि यहाँ पे 2 पायरुविक अम्ल का निर्माण हुआ है, इसलिए जब दोनों पायरुविक अम्ल ऑक्सीय श्वसन में प्रवेश करते हैं और वहाँ पे इनका कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है तो 2 मॉलिक्यूल होने के कारण 36 एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो पूरी श्वसन की प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर संचालित होती है या पूरी होती है, उसमें अगर हम कुल एनर्जी की यानी कुल ऊर्जा की मात्रा देखें तो 2 + 36 यानी 38 एटीपी। किस प्रकार से? 2 एटीपी अनाक्षी श्वसन जिसे एनएरोबिक रेस्पायरेशन या ग्लाइकोलिसिस साइकिल कहते हैं, ठीक है। और 36 एटीपी एनर्जी का निर्माण कहाँ पे हुआ है? ऑक्सीय श्वसन या एरोबिक रेस्पायरेशन या क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। तो एक ग्लूकोज अणु हमारे शरीर में रेस्पायरेशन की प्रोसेस के दौरान 38 एटीपी एनर्जी निर्माण करता है। बेसिकली अगर हम लोग पूरी तरह से जानने की कोशिश करें तो 40 एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है। जो मैंने यहाँ पे 2 एटीपी एनर्जी लिखा है, यहाँ पे 4 एटीपी एनर्जी का निर्माण होता है। लेकिन जो 2 एटीपी एनर्जी होती है वो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं, वर्क करने में यूटिलाइज कर देती हैं। तो इसीलिए 2 एटीपी एनर्जी बचती है, तो वही हमको प्राप्त होती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे 2 एटीपी लिखते हैं। लेकिन ध्यान हमें देना है कि यहाँ पे 4 एटीपी यानी 4 एटीपी एनर्जी निकलती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरी रेस्पायरेशन की प्रक्रिया के दौरान एक ग्लूकोज अणु 40 एटीपी एनर्जी का निर्माण करता है, जिसमें से 2 एटीपी एनर्जी निर्माण करते वक्त कोशिकाओं द्वारा यूटिलाइज कर लिया जाता है यानी इस्तेमाल कर लिया जाता है, और कुल 38 एटीपी एनर्जी बचती है, वही हमें दिखाई देती है। इसीलिए हम लोग उसी का अध्ययन करते हैं और 38 एटीपी एनर्जी जानते हैं। आइए थोड़ा सा कुछ और बेसिक पॉइंट जानते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जो पूरी रेस्पायरेशन, तो यहाँ तक जो है पूरी रेस्पायरेशन की टॉपिक कंप्लीट होती है कि रेस्पायरेशन किस प्रकार से हमारे शरीर में होता है। जिस पहले पार्ट में हमने समझाया था और पहले पार्ट की जो बची हुई टॉपिक थी वो आज हमने क्लियर कवर किया है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे जो रेस्पायरेशन की प्रोसेस होती है हमारे शरीर यानी हमारे बॉडी के अंदर, वो किसके द्वारा कंट्रोल होती है, किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो जो हमारे मस्तिष्क यानी जो हमारा मस्तिष्क होता है वह 3 भागों में बटा होता है। जो हमारा ब्रेन होता है वो 3 भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इंग्लिश में बोलेंगे
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन का मतलब जो पश्च मस्तिष्क यानी जो सबसे पिछला भाग होता है। तो जो सबसे पिछला भाग यानी पश्च मस्तिष्क होता है उसमें एक पार्ट होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ध्यान दीजिएगा, जो हमारे मस्तिष्क है वो 3 भागों में बटा है और जो 3 भाग का जो सबसे लास्ट यानी अंतिम वाला भाग जिसे हम लोग पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन कहते हैं, उसमें एक पार्ट उपस्थित होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। इसी मेड्यूला ऑब्लंगेटा पार्ट के द्वारा हमारे शरीर की पूरी रेस्पायरेशन की प्रक्रिया कंट्रोल की जाती है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अभी हमने पहली वीडियो में भी हमने जाना था कि जो हम लोग बाहर से गैसों को एब्जॉर्ब करते हैं और शोषित करते हैं एनवायरनमेंट से, तो वो गैस सीधे पहले हमारे फेफड़े तक पहुंचती है, यानी हमारे फेफड़ों में गैसों का कलेक्शन होता है। तो हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे हमारा फेफड़ा कितनी मात्रा में, यानी हमारे शरीर में उपस्थित फेफड़ा कितनी मात्रा में गैस को एक साथ स्टोर कर सकता है। तो जो फेफड़े की कैपेसिटी होती है, यानी जो वॉल्यूम उसका होता है, वो होता है 5800 ml यानी 5800 मिलीलीटर। इतना गैस यानी इतनी वायु एक साथ हमारे लंग्स जो होते हैं कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग एक नई टॉपिक रेस्पायरेशन के अंतर्गत ही एक छोटी सी हेडिंग है उसको पढ़ेंगे, श्वसन गुणांक यानी रेस्पायरेटरी क्वोशिएंट। श्वसन गुणांक क्या होता है, कैसे इसे डिफाइन करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ जगह कम थी इसलिए मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो श्वसन गुणांक जो होता है श्वसन गुणांक को हम डिफाइन करेंगे कि श्वसन गुणांक जो होता है वह रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, बाहर छोड़ी गई CO2 और अंदर ली गई ऑक्सीजन यानी O2। यानी जब इन CO2 और O2 दोनों का जब हम अनुपात यानी रेशियो निकालते हैं तो वही जो हमें वैल्यू मिलती है उसी को हम लोग श्वसन गुणांक कहते हैं या रेस्पायरेटरी क्वोशिएंट कहते हैं। यानी बाहर छोड़ी गई CO2 तथा अंदर ली गई O2। दूसरी भाषा में क्या है, तो हमारे शरीर द्वारा वायुमंडल में दी गई कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे शरीर द्वारा वायुमंडल से ली गई ऑक्सीजन, दोनों की मात्राओं का जो अनुपात होता है यानी जो रेशियो होता है उसी को हम लोग श्वसन गुणांक कहते हैं। यानी इंग्लिश में बोलेंगे द रेशियो ऑफ ट्रांसफर टू द एनवायरनमेंट बाय आवर बॉडी CO2 एंड एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी फ्रॉम एनवायरनमेंट O2 इज नोन एज रेस्पायरेटरी क्वोशिएंट। ठीक है। अब जो रेस्पायरेशन या जो श्वसन गुणांक होता है इसकी हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक डिवाइस यूज की जाती है जिसका नाम है गैनांग मीटर। क्या नाम है, गैनांग मीटर। गैनांग मीटर के द्वारा जो है हम लोग रेस्पायरेटरी क्वोशिएंट को कैलकुलेट करते हैं यानी उसका मापन करते हैं। अच्छा, और ध्यान दीजिएगा, जो वसा और प्रोटीन होती है तो उसका जो रेस्पायरेटरी गुणांक यानी रेस्पायरेटरी गुणांक, हमने इंग्लिश में एक हिंदी में वर्ड बोल दिया, जो श्वसन गुणांक होता है वसा और प्रोटीन का वो 1 से कम होता है। यानी द रेस्पायरेटरी क्वोशिएंट ऑफ प्रोटीन एंड वसा इज लेस देन 1। ठीक है। लेस देन 1 कहने का मतलब ये हुआ कि जो ऊपर की वैल्यू होगी वो कम होगी और नीचे की वैल्यू ज़्यादा होगी, तभी तो इसका मान 1 से कम आएगा। अगर ऊपर कम रहेगा नीचे ज़्यादा रहेगा तभी उसकी वैल्यू 1 से कम आएगी। तो कहने का मतलब कि वसा और प्रोटीन के दौरान यानी वसा या प्रोटीन के इस्तेमाल के दौरान जो CO2 की मात्रा होती है उसका मैन्युफैक्चर कम होता है, तभी तो हम कम बाहर छोड़ते हैं और ऑक्सीजन हम लोग ज़्यादा लेते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि यह हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और यही कारण है कि इसीलिए हम लोग वसा और प्रोटीन को ही ज़्यादातर से सर्व करते हैं फूड मटेरियल के रूप में। नीचे मैंने लिखा है कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल जो होता है इसका श्वसन गुणांक यानी रेस्पायरेटरी क्वोशिएंट ग्रेटर देन 1 होता है। यानी कि ये इसकी अगर इसका हम अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसका सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में CO2 की मात्रा का जो निर्माण होगा यानी जो मैन्युफैक्चर होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस प्रकार से पूरी रेस्पायरेशन की प्रक्रिया यहाँ पे कंप्लीट होती है। काफ़ी ही अच्छे तरीके से हमने रेस्पायरेशन को देखा, जाना और उस पर डिस्कशन किया है। अब रेस्पायरेशन प्रक्रिया से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए, चाहे किसी एकेडमिक क्लासेस में आए, मैंने पहले भी बताया कि या क्लास 10 CBSE ICSE या फिर यूपी बोर्ड या DLA चतुर्थ सेमेस्टर या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, इन सभी छात्रों सभी मित्रों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हीं वीडियोज़ के माध्यम से पूरी श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत जितने भी प्रश्न आते हैं सबके आसानी से सवालों का जवाब दे सकते हैं। तो आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। आगे फिर हम लोग ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो, अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए मैं बाय बोलता हूँ।
धन्यवाद। हाँ, एक रिक्वेस्ट फिर से आपसे करता हूँ कि कृपया जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिसलिए हर नई वीडियो तुरंत आप तक मिलती रहे। वीडियो को लाइक भी करें, मित्रों को, छात्रों को शेयर भी करें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।